नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात महंगाई की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है। तेल कंपनियों ने इतवार के रोज़ ईंधन की कीमतों में 35 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अपनी बुलंद तरीन सतह 105 रुपये 84 पैसे फ़ी लीटर, जबकि मुंबई में 111 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में डीजल के दाम 102 रुपये 52 पैसे, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत 94 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे फ़ी लीटर के इजाफे का ये लगातार चौथा दिन है। 12 और 13 अक्टूबर को शरहों में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। डीजल की कीमतों में गुज़िश्ता 23 दिनों में 19 मरतबा इजाफा किया जा चुका है, जिससे दिल्ली में इस दौरान उसकी कीमत 5 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर बढ़ गई है। ऐसा ही हाल हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रहा। केरल में लगातार हो रही बारिश से हालात काफ़ी बिगड़ गए हैं। रियासत में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है और 8 लापता हैं। इनमें से 13 की मौत कोट्टायम तो 8 की इडुक्की में हुई है। पठानमित्ता के पहाड़ी इलाके सैलाब से ज़्यादा मुतासिर हैं। वहीं मीनाचल और मीनामाला में नदियां उफान पर हैं। बारिश से जुड़े वाक़यात में कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। साथ ही कई लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। यहाँ तक कि कई अज़ला में बांध अपनी पूरी सलाहियत के करीब यानी फुल कैपेसिटी के करीब पहुँच गए हैं। रियासत के पहाड़ी इलाकों में कई छोटे कस्बे और गाँव बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गए हैं। महकमे मौसमियात ने तिरुवनंतपुरम समेत कई अज़ला में तेज़ बारिश की पेशकयासी की है। ഇത് മുങ്ങിയുണ്ടല്ലോ താങ്ങി നോക്കിയപ്പോഴാണോ അതെ. സൈഡ് ഇപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ അവിടെ നിന്നുണ്ട്. गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला एक वाकया सामने आया है। यहाँ के विजयनगर इलाके में हफ्ते की रात 1:30 बजे दो जुड़वा भाई अपार्टमेंट की 25वीं मंजिल से गिर गए। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों की उम्र 14 साल थी और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। बता दें कि बच्चों के वालिद किसी काम से मुंबई गए हुए थे और बड़ी बहन और मां अंदर कमरे में थी। इसी दौरान रात को करीब 1:30 बजे ये वाकया पेश आया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि इतनी रात बच्चे बालकनी में क्यों खेल रहे थे। विजयनगर पुलिस स्टेशन इलाके के सिद्धार्थ विहार में प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी की 25वीं मंजिल पर परली नारायण उनकी बीवी राधा और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वहीं चेन्नई के रहने वाले ये लोग प्राइमरली चेन्नई के रहने वाले हैं। परली नारायण की शादी 18 साल पहले हुई थी। 16 साल की बड़ी बेटी है। 2 जुड़वा बेटे सूर्य नारायण और सत्य नारायण थे। परली नारायण प्रोटीमा कंपनी
के एक आला ओहदेदार हैं, वो कंपनी के काम से 12 दिन पहले मुंबई गए थे। बच्चों की मां राधा ने बताया कि हफ्ते की रात 1:30 बजे थे, वो बेटी के साथ कमरे में थी। बेटे सूर्य नारायण और सत्यनारायण दूसरे कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। पता नहीं कब और कैसे दोनों कमरे से बाहर आ गए। जब बच्चों की आवाज़ नहीं आई तो उन्हें पुकारा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। तभी पड़ोस से आवाज़ आई कि कोई नीचे गिर गया। वो अपनी बेटी के साथ लिफ्ट से नीचे की तरफ पहुंची, जहां दोनों बेटे खून से लथपथ पड़े हुए थे। दोनों की मौत हो गई थी। वेस्ट बंगाल में दुर्गा विसर्जन करके लौट रहे लोगों पर हफ्ते की रात देसी बम से हमला किया गया। ये वाकया वेस्ट बर्धमान जिले के दुर्गापुर शहर के अन्नापूर्णा इलाके का है। बमबारी के बाद मुलजिमीन ने आसपास खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। इस वाक़े को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए, जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को खामोश करवाया और जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया। एएसपी मुखर्जी ने बताया कि ये वाक़े का शिकार हुए कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि सभी हमलावर फरार हैं, उनकी पहचान भी नहीं की जा सकी है। मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झगड़े की वजह शराब से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दुर्गा विसर्जन कर एक ग्रुप के लोग लौट रहे थे। इस बीच दूसरे ग्रुप के लोग आकर उनसे शराब खरीदने के लिए पैसे मांगने लगे। इस बात को लेकर दोनों ग्रुप्स के बीच झगड़ा हो गया। मामला बढ़ने के बाद दूसरे ग्रुप के लोगों ने पहले ग्रुप पर देसी बम से हमला कर दिया। ऑरेंज रंग देख रहा नहीं, सब हाथ का बना हुआ है। हाँ मालूम है। हाथ का ब्लैक ब्लैक टेप से बना हुआ है। बना पूरा चेक करा भोपाल में दुर्गा विसर्जन के जुलूस में तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई। इसके मौके पर भगदड़ मच गई और ड्राइवर तेजी से गाड़ी रिवर्स कर भाग निकला। इस दौरान कार की चपेट में आने से 7 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। सुबह 2 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। लोगों ने कार ड्राइवर को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन वो भाग निकला। इस वाक़े के दूसरे दिन पुलिस ने कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी उसकी पहचान या गाड़ी का नंबर सामने नहीं आया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। ये वाक़या जिस इलाके में हुआ वहाँ काफ़ी तनाव बना हुआ था। ये वाक़या शहर के स्टेशन इलाके बजरिया में हफ्ते की रात 11:15 पर हुआ। पुलिस अब कार ड्राइवर की तलाश कर रही थी और ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इस वाक़े के पीछे क्या कोई साजिश है या कोई सिर्फ यह हादसा था। सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर बैठे निहंगों ने 2 दिन पहले हुई लखबीर सिंह के कत्ल के मामले में हरियाणा पुलिस को इंतबाह दिया है। हफ्ते की रात को भगवंत सिंह और गोविंद प्रीत सिंह के सरेंडर के बाद निहंगों ने साफ कहा है कि अब वो अपने किसी और साथी का सरेंडर नहीं करवाएंगे। निहंगों ने सोनीपत पुलिस इंतजामिया को इंतबाह दिया है कि अब अगर किसी और निहंग को गिरफ्तार करने की बात की गई तो वो उन 4 साथियों को भी छुड़वा लेंगे जिन्होंने इस मामले में सरेंडर किया। सिंगू बॉर्डर पर भगवंत सिंह और गोविंदप्रीत सिंह के सरेंडर के बाद निहंग बाबा राजा राम सिंह ने कहा कि इंतजामिया अब हमसे और गिरफ्तारियां ना मांगे। अगर पुलिस ओहदेदारों ने किसी और को गिरफ्तार करने की गलती की तो जो लोग पहले सरेंडर कर चुके हैं उन सभी को भी छुड़ा लिया जाएगा। इससे पहले हफ्ते की शाम को सिंगू बॉर्डर पर डेरा बनाकर बैठे सभी निहंग जत्थेबंदियों ने इस मामले में एक मीटिंग की और इस पर बातचीत की। उसके बाद बाबा अमनदीप सिंह सरेंडर करने वाले दोनों निहंग भगवंत सिंह और गोविंदप्रीत को लेकर
बाबा राम सिंह के पास पहुंचे। दोनों निहंगों को लेने पहुंची कुंडली पुलिस स्टेशन के इंचार्ज रवि कुमार किन ने वहीं पर बाबा मंदीप, बाबा राम सिंह और दूसरे निहंगों के सरबराहों से बातचीत की। इस दौरान बाबा मंदीप सिंह ने एक बार फिर कहा कि बाबा राजा राम सिंह पहले ही वाजे कर चुके हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों की यही सज़ा है और इस मुद्दे पर निहंग कोई समझौता नहीं करेंगे। हर ज़रूरतमंद की आंखों में खुशी, ज़िंदगी में खुशहाली ही मोदी मिशन है। इन ख्यालात का इजहार मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर और राज्यसभा में डिप्टी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। उन्होंने आज महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात ए नारायण स्वामी के साथ माजूरों और बुज़ुर्ग व मोमर शहरियों को मुख्तलिफ मेडिकल इमदादी आलात मुफ्त तकसीम के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत के गुज़िश्ता 7 बरस बेहतरीन हुक्मरानी, जामे तरक्की, विखार के साथ खुद मुख्तारी के तई वक्फ रहे। उन्होंने कहा कि कई स्कीमात मरकज़ी हुकूमत ने लॉन्च की है जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी स्कीम के तहत रामपुर के मुख्तलिफ इलाकों के तकरीबन 2000 माजूर अफराद और बुज़ुर्ग व मोमर शहरियों को मुख्तलिफ इमदादी आलात मसलन ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, क्रच, वॉकर और दीगर आलात मुफ्त में तकसीम किए गए। इस मौके पर यूपी हुकूमत के वज़ीर बलदेव औलख और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार के रोज़ बुआई के मौसम से कबल खाद की कीमतों में इजाफा करने के हवाले से मरकज़ी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने ट्विटर में कहा कि बीजेपी हुकूमत ने NPK के दामों में 275 रुपये और NPK दामों में 70 रुपये का इजाफा कर दिया। डीजल की कीमतें रोज़ाना बढ़ रही हैं और 100 रुपये तक पहुंच गई हैं। बीजेपी हुकूमत में मजदूर और किसान महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और सिर्फ मोदी के दोस्त अमीर हो रहे हैं। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में CCA ने खाद के दामों में इजाफे का फैसला किया है। रवां साल 20 मई के नोटिफिकेशन के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतें 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक नाफिजुल अमल होंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में हफ्ते के रोज दी गई पार्टी चीफ सोनिया गांधी की नसीहत अगले ही दिन बेअसर होती नजर आ रही है। इतवार के रोज पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को 13 डिमांड्स के साथ एक चिट्ठी लिखी। सिद्धू ने इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट किया। सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के बहाने CM चरणजीत चन्नी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने एक दलित को वज़ीर आला बनाकर काफ़ी अच्छा फैसला किया। इसके बावजूद जो शेड्यूल कास्ट है उन्हें हुकूमत में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस दलितों को CM बनाने के मुद्दे को लेकर अगले इलेक्शन में जाने की तैयारी करने वाली है। ऐसे में सिद्धू का ये बयान कांग्रेस के लिए झटका साबित हो सकता है। इस चिट्ठी के बाद इस्तीफा वापस लेने वाले सिद्धू के हुकूमत के खिलाफ बागी तेवर बरकरार नजर आ रहे हैं। सीधे टकराव के बाद अब सिद्धू ने पंजाब हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए नया फार्मूला निकाला है। सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर 13 मुद्दे उठाए हैं जिसमें सोनिया गांधी से अपील की गई है कि वो पंजाब हुकूमत को इस बारे में अहकाम दे के इन मुद्दों को हल किया जाए। सिद्धू पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को CM के ओहदे से हटवाने के बाद हुकूमत पर दबाव बनाकर सुपर CM बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे उन पर इल्जामात लग चुके हैं। नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केसेस में काफ़ी कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 2,92,371 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए, जबकि इसी दौरान 4,926 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 24,13,23,238 हो गई, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 49,12,623 अफराद मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलों में कमी नजर आने लगी है। 7 महीने बाद रोजाना आने वाले केसेस घटकर 14,000 के करीब पहुंच गए हैं। हफ्ते के रोज 11,01,23 टेस्ट किए गए, जिनमें 14,146 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जबकि 144 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में 19,788 लोग इन्फेक्शन से रिकवर हुए। इसके साथ ही रोजाना आने वाले मामलों का
परसेंटेज 1.29% रह गया। मतलब 100 लोगों का टेस्ट करने पर 1.29 मरीज पॉजिटिव मिले। पिछले 48 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 3% से कम रहा। हालांकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 1.42% है। मुल्क में वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। बीते दिन मुल्क भर में 41,20,722 वैक्सीन की डोजेस लगाई गई। कोविड टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर वी.के. पॉल ने इतवार के रोज़ बच्चों के वैक्सीन की सप्लाई और कोरोना के खतरे पर खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि हुकूमत साइंटिफिक तरीके के साथ बच्चों के लिए वैक्सीन मुहैया कराने की कोशिश कर रही है और इस पर कोई फैसला जल्द दिया जाएगा। पॉल ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हम जानते हैं कि कई मुल्कों में बच्चों को वैक्सीनेशन उनका किया जा रहा है। उन्होंने आगाह किया कि भले ही कोरोना का इन्फेक्शन कम हो रहा है और दूसरी लहर कम हो रही है, लेकिन अभी ये कहना सही नहीं होगा कि सबसे बुरा वक्त ख़त्म हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कई मुल्कों में 2 से ज़्यादा लहरें आ चुकी हैं। डॉक्टर पॉल के मुताबिक कोवैक्सीन बड़ों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, इसीलिए इस ज़रूरत को पूरा करते हुए बच्चों के वैक्सीनेशन का इंतज़ाम कैसे किया जा सकता है, ये भी देखना होगा। उन्होंने कहा कि इन सब को देखते हुए बच्चों का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा, इसकी डेडलाइन देना मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जाइडस कैडिला के टीके को शामिल करने की तैयारी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। इसके लिए पहले से ही ट्रेनिंग दी जा रही है। जल्द ही इसका इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। डॉक्टर पॉल ने कहा कि बच्चे कोरोना के फैलने की चेन का अहम हिस्सा हो सकते हैं। वो बड़ी तादाद में मुतासिर होते हैं। दूसरा पहलू यह है कि बच्चों में कोरोना का इन्फेक्शन बहुत हल्के या बिना अलामात वाला होता है। एक बार बच्चों के लिए दरकार मिकदार में वैक्सीन मुहैया हो जाए तो उन्हें भी इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई रियासतों में बड़े बच्चों के स्कूल फिर से खुल गए हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वबा का सबसे बुरा दौर ख़त्म हो गया, पॉल ने कहा कि कोरोना के मामलों की तादाद अब घट रही है और दूसरी लहर अब कम हो रही है, लेकिन ये कहना कि सबसे बुरा वक्त ख़त्म हो गया सही नहीं होगा क्योंकि दूसरे मुल्कों में देखा गया कि वहाँ 2 से ज़्यादा लहरें भी आई हैं। सदारत आमा बराए उमूर हरमैन शरीफैन की हिदायत पर हरम मक्की को मुकम्मल तौर पर नमाजियों के लिए खोले जाने के बाद हरम शरीफ में समाजी फासले की हिदायत के लिए जगह जगह लगाए गए बोर्ड और पोस्टर्स हटा दिए गए। समाजी फासले के ये पोस्टर एक ऐसे वक्त में हटाए गए हैं जब दूसरी तरफ मस्जिद हराम को मुकम्मल तौर पर नमाजियों के लिए खोलने और SOPs में नरमी का फैसला किया गया। सऊदी अरब की वजारत दाखिला के मुताबिक आज इतवार से ममलिकत में खुले मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी ख़त्म कर दी गई, ताहम बंद मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। मस्जिद हराम में पूरी गुंजाइश के तहत नमाजियों की आमद और रफ्त की इजाज़त दे दी गई है और समाजी फासले की शर्त ख़त्म कर दी गई। सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर औकाफ और दावत इरशाद ने बावर करवाया कि ममलिकत की मसाजिद में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए अख्तियार करदा प्रोटोकॉल पर अमल दरामद बरकरार रहेगा और उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई गई। बयान में कहा गया कि तमाम मसाजिद में नमाजियों के लिए समाजी फासले और मास्क पहनने की शर्त लाजमी है और इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर के जाजान के डायरेक्टर मोहम्मद करीरी ने अल अखबारिया चैनल को बताया कि कोरोना SOPs में बाज़ मकामात पर नरमी दी गई है मगर उनमें मसाजिद शामिल नहीं है। उनका कहना था कि चूँकि मसाजिद भी बंद मकामात में आती हैं इसलिए उनमें नमाज के दौरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। निकालो माशाल्लाह।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज 275 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले 1430 बिस्तरों की गुंजाइश वाले शालीमार बाग हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड होगा कि दिल्ली हुकूमत अगले 6 माह के अंदर 6800 बिस्तरों की गुंजाइश के साथ नए सरकारी अस्पताल बनाएगी। आपने एक ईमानदार हुकूमत मुंतखब की जिसके नतीजे में पहले एक आम बेड बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च होते थे, लेकिन हमारी हुकूमत आई तो उसने आईसीयू बेड बनाने पर सिर्फ 20 लाख रुपए खर्च किए। एक जिम्मेदार हुकूमत की हैसियत से हम कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। पराली प्रदूषण को लेकर नासा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, इसे लेकर आपका क्या कहना है, क्या तैयारियां हैं सरकार की? दिल्ली की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे मैं डेली जो पोल्यूशन का डेटा है वो ट्वीट करता हूँ। दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, दिल्ली में गाड़ियाँ चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, कार चलती है, बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, दिल्ली में इंडस्ट्री चलती है, वो सारा पोल्यूशन मिला के दिल्ली का अपना पोल्यूशन सेफ लिमिट में है। पिछले 1 महीने से डेली में ट्वीट कर रहा हूँ दिल्ली का कितना पोल्यूशन है, लेकिन अभी पिछले 3 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, 4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा। और ये पोल्यूशन पराली का पोल्यूशन है जो आसपास के राज्यों में चल रही है। आसपास के राज्यों में किसान पराली जलाने को मजबूर हो रहा है, किसान को बेबस छोड़ दिया उनकी सरकारों ने। आसपास की राज्य सरकारें उनके लिए कुछ नहीं कर रही। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने गाली गलौज करने के बजाय इसका समाधान निकाला। हमने एक घोल बनवाया है, वो घोल अगर आप खेतों में छिड़क दो तो पराली जलाने की जरूरत नहीं है। तो हम दिल्ली के सारे खेतों में फ्री में छिड़क रहे हैं, तो पंजाब सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती? हरियाणा सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती? उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं छिड़क सकती? उनकी सरकारें किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, इसलिए किसान वहां पे अपने खेतों में आग लगाने के लिए मजबूर हो रहा है। उसकी वजह से दिल्ली को तो है ही, दिल्ली के तो हम सब लोगों को पोल्यूशन की दिक्कत हो रही है। आप ये देखो कि जो किसान जिसके खेत में आग लगाई गई है उसका पोल्यूशन से। तेलंगाना समेत मुल्क भर में शेरों की गिनती के अमल के आगाज के लिए तैयारियां की जा रही हैं। माह दिसंबर और जनवरी में 5वें मरहले के तहत शेरों की तादाद जानने के लिए गिनती करवाई जाएगी। रियासत तेलंगाना में इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब तक फॉरेस्ट ऑफिसर्स और स्टाफ को मरहलावारी तौर पर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। शेरों की गिनती के लिए जंगलात में मजीद सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। अब जबकि मौसम में बरसात रुखसत हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से शेरों की गिनती का अमल किया जाएगा। वाज़ेह है कि हर 4 साल में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जानिब से शेरों की गिनती की जाती है। अभी तक 4 मरतबा यह अमल किया गया। साल 2018 में आखिरी मरतबा शेरों की गिनती की गई थी। उस वक्त के आदादोशुमार के मुताबिक मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में जुमला शेरों की तादाद जुमला तादाद 74 थी, जिनमें से 48 शेर आंध्र प्रदेश और 26 शेरों के तेलंगाना में मौजूद होने का पता चला था। हम आपको बता दें कि साल 2018 में मुल्क की सतह पर जुमला 2967 शेर मौजूद होने का पता चला था। उस वक्त कहा गया था कि शेरों की तादाद में इजाफा हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2006 में मुल्क में शेरों की तादाद 1411 थी। साल 2010 में 1706 तक पहुंच गई, जबकि साल 2014 में 226 शेर मौजूद होने का पता चला था और साल 2018 में शेरों की तादाद 2967 तक पहुंच गई। इससे मालूम होता है कि मुल्क में शेरों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि शेरों की गिनती का अमल कैसे अंजाम पाता है। NTCA के रहनुमायाना खतूत के मुताबिक रियासतों में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ये अमल मुकम्मल किया जाता है। शेरों की गिनती के साथ साथ तेंदुओं, जंगली कुत्तों, जंगली बिल्ली जैसे जानवरों की भी गिनती की जाती है। मुल्क भर में जुमला 45,000 फॉरेस्ट बीट्स हैं। हर बीट की एक यूनिट के तौर पर निशानदही की जाती है। अब करते हैं तेलंगाना, रियासत तेलंगाना की बात, जहां के जंगलात को 12 सर्कल्स में तकसीम किया गया, जिनमें से 6 अमराबाद टाइगर रिजर्व के तहत हैं, जबकि दीगर 6 कोवाल टाइगर रिजर्व के तहत है। इस तरह यहाँ जुमला 3038 फॉरेस्ट बीट्स है। हर बीट में 2 या 3 मुलाजिमीन शामिल होते हैं। अंदाजे के मुताबिक रियासत में 9000 मुलाजिमीन शेरों की गिनती के अमल में हिस्सा लेते हैं। शेरों की पनाहगाहों के करीब लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुल्क भर में एक हफ्ते के दौरान तमाम शेरों की गिनती की जाती है। शुरू के 3 दिन 5 किलोमीटर तक के इलाके का अहाता करते हुए शेरों के
पंजों के निशानात, नाखून, उनका फुजला वगैरह के अलावा शेरों की जानिब शिकार के बाद छोड़ दिए गए जानवरों के बाक़ियात और दरख्तों पर उनके पंजों से मारे गए निशानात की जांच की जाती है। इसके बाद घने जंगलात के ऐसे इलाके जहां पीने के पानी की सहूलत हो, जैसे कि तालाब वगैरह, वहां का रुख करते हुए शेरों को शख्सी तौर पर देखने का अमल किया जाता है। शेरों की गिनती के अमल में हिस्सा लेने वाले सीसीटीवी कैमरों में टेप शेरों के डेटा को वाइल्ड लाइफ के ऐप पर अपलोड करते हैं। बाद अज़ां उसे देहरादून में वाक़े ETCA को रवाना किया जाता है, जहां मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से भिजवाई गई तफसीलात की बुनियाद पर शेरों की तादाद का पता चलाया जाता है। ज़राए के मुताबिक कोवाल जोन, जो कि मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के तहत आता है, शेरों की तादाद में इजाफा हुआ है। कहा जा रहा है कि ज़िला महाराष्ट्र की सरहद से लगा हुआ है और महाराष्ट्र के जंगलात में शेरों की तादाद बढ़ रही है, इसलिए नए ठिकानों की तलाश में महाराष्ट्र से शेर इस इलाके का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ शेरों की तादाद में इजाफा हुआ है। हालांकि रियासत में शेरों की तादाद में इजाफे के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस मरतबा शेरों की तादाद में इजाफा हो या कमी, इस बात का पता गिनती के अमल मुकम्मल होने के बाद ही ये पता चल पाएगा। चीन ने अगस्त में न्यूक्लियर कैपेसिटी वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ये टेस्ट मिसाइल अपने टारगेट को भेदने में नाकाम हुई थी, लेकिन इस कोशिश से उसने अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को हैरान कर दिया है। दरअसल अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिकी सिस्टम बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को ही पकड़ सकता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल की पहचान के हिसाब से तैयार नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में हफ्ते के रोज़ बताया कि चीनी फौज की तरफ से दागा गया लॉन्ग मार्च रॉकेट एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लिए हुए था, जो स्पेस की निचली सतह में पहुंचने के बाद ज़मीन का चक्कर लगाकर तेज़ी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ा। हालांकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट से करीब 32 किलोमीटर दूर गिरा। चीन ने इस टेस्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा था। टेस्ट के फेल हो जाने के बावजूद इससे चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक डेवलप करने के करीब पहुंचने की तस्दीक हो गई है। रिपोर्ट में खुफिया जानकारी का ब्यौरा देने वाले एक ज़राए ने कहा कि इस टेस्ट ने दिखा दिया है कि चीन ने हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने में अहम तरक्की की है और वो अमेरिका के पास अपने बारे में मौजूद जानकारी से कहीं आगे चल रहा है। स्पेस में पहली बार किसी मूवी की शूटिंग करने की तारीख रचने के बाद रूसी फिल्म क्रू इतवार के रोज़ ज़मीन पर वापस लौट आया। चैलेंज फिल्म के एक सीन की शूटिंग के लिए स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 12 दिन बिताने वाले इस क्रू में एक्ट्रेस यूलिया पेरेसिल्ड और डायरेक्टर क्लिम शिपेंको शामिल हैं, जबकि उनके साथ वेटरन कॉस्मोनॉट यानी जो स्पेस ट्रैवलर हैं ओले नॉविस्की भी वापस लौटे हैं, जो 191 दिन से स्पेस स्टेशन पर मौजूद थे। इस दल के स्पेस शटल ने इतवार की सुबह 6:45 बजे स्पेस स्टेशन से उड़ान भरी और करीब 3.5 घंटे बाद सुबह 10:05 पर कजाकिस्तान में कामयाब लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद पूरा क्रू महफूज बताया जा रहा है। तीनों को एक रूसी हेलीकॉप्टर से कजाकिस्तान के कारागांडा शहर में रिकवरी सेंटर ले जाया गया है, जहां स्पेस के सफ़र की थकान से उभरने के बाद एक प्लेन के जरिए उन्हें रूस के स्टार सिटी में गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में ले जाया जाएगा, जहां उनकी जांच की जाएगी। 5 साल के लंबे गैप के बाद एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद किया जा रहा है। 17 अक्टूबर से क्रिकेट के इस महासंग्राम का आगाज होगा। पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। फाइनल 14 नवंबर को होगा। इस मेगा टूर्नामेंट को देखने के लिए दुनिया भर के शायकीन काफ़ी बेताब हैं, क्योंकि इसका पहला मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।